ही नहीं रहा। हाँ जी। X, who was closing his books on 31st March 2020, failed to take the actual stock, which he did only on 9th of April 2020, when it was ascertained by him to be worth rupee 2,50,000. वो रिकॉर्डिंग शुरू है ना उधर? आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, इस लाइन को पढ़िएगा जरा. It was found that sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and return inwards in the return books as and when goods are received back. सेल्स की एंट्री तभी हो जाती है जब गुड्स आप डिस्पैच कर देते हो. सेल्स रिटर्न की एंट्री तभी हो जाती है जब गुड्स आपके पास वापस आ जाता है. आप इनवॉइस का ध्यान नहीं रखते. इनवॉइस बनता रहेगा, गुड्स गई रिकॉर्ड कर लिया, गुड्स आई रिकॉर्ड कर लिया. बट purchases are entered in the purchase day book once the invoices are received. लेकिन परचेज की एंट्री तभी होती है जब उस परचेज किए गए गुड्स का इनवॉइस मिलता है. यानी कि गुड्स आपके पास आ गई लेकिन इनवॉइस नहीं बना, रिकॉर्डिंग नहीं होगी. गुड्स आपके पास नहीं आई लेकिन आपको खरीदे हुए माल का इनवॉइस मिल गया, अकाउंटेंट क्या कर लेगा, एंट्री पास कर लेगा. बेटे बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सेल्स की और सेल्स रिटर्न की एंट्री तो गुड्स के जाने और आने पर रिकॉर्ड होती है, और परचेज की एंट्री रिकॉर्डिंग तब होगी जब इनवॉइस मिलेगा. भले ही माल आ जाए, इनवॉइस 10 दिन बाद मिले, रिकॉर्डिंग भी 10 दिन बाद करेंगे. बात समझ में आ गई बेटा? It was found that sales between 31st March 2020 and 9th April 2020, अब क्योंकि अपने को चाहिए कब का था, 31 मार्च का, और अपने को पता कब का दिया है, 9 अप्रैल का, यानी उल्टा चलना पड़ेगा हमारे को. As per the sales day book are rupees 17,200 purchased between 31st March 2020 and 9th April 2020. As per purchase day book are 1,200. Out of these goods amounting rupee 500 were not received until after the stock was taken. यानी आपने गुड्स खरीदा तो उसकी एंट्री तो आपके इनवॉइस के बेसिस पर हो गई होगी, लेकिन आपको इसमें से गुड्स कितने रिसीव नहीं हुई. यानी जो ये 2,50,000 गिवन है, इसमें केवल 700 रुपए का मटेरियल ही ऐड हो रखा है ना बेटा, क्योंकि 500 का तो मटेरियल रिसीव ही नहीं हुआ. नाउ गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th of April 2020. हमने गुड्स खरीदने की एंट्री तो कब कर ली थी, मार्च में ही, लेकिन हमारे को जो खरीदे हुए माल का फिजिकल पोजीशन था वो 31st मार्च से बजाय कब मिला, 4th अप्रैल को मिला, यानी कि 31 मार्च के बाद में. अच्छा, 31 मार्च को ओनर तो बन गए थे बट फिजिकली पोजीशन हमारे पास नहीं थी. कितने रुपए का गुड्स, 1000 का. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33% ऑन कॉस्ट, यानी कि 25% ऑन सेल्स. Ascertain the value of stock. Ascertain the value of right. हमें ध्यान रखना है कि फिजिकली हमारे पास गुड्स 31 तारीख को कितना अवेलेबल था, 31 मार्च 2020 को. रेडी बेटा, करें शुरू. लिखो. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. Statement of calculation of physical stock. Statement of calculation of physical stock on 31st March 2020. लिखो सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 9th April 2020, यानी कि 9 अप्रैल को जब गोडाउन में रखे हुए इन्वेंट्री का फिजिकल कैलकुलेशन किया गया, काउंटिंग की गई, तो 2,50,000 की कीमत का गुड्स निकल कर आया. ठीक है बेटा, इसमें लिखेंगे एडजस्टमेंट्स.
for the transaction took between 31st March 2020 and 9th April 2020. इस दौरान जो गुड्स आपने बेचा था उससे क्वांटिटी लेस हो गई थी, उल्टा चलने पर माल गया हुआ जो माइनस हो गया उसे प्लस कर दें हम लोग. एट सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड. कितने रुपए की सेल हुई थी देखो, 17,200 की. लेस प्रॉफिट और 25% ऑन सेल्स. 17,200 का 25% निकालो देखें, 4,300 रुपए माइनस करो 12,900. एम आई क्लियर बेटा? ऐड कर दिया अपन ने इसे. नाउ लेस गुड्स परचेज्ड ड्यूरिंग द पीरियड. एक बात पूछूंगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा. अगर क्वेश्चन में ये वाली लाइन गिवन नहीं होती कि आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू पे 500, तो आप लोग पूरा 1200 रुपए लेस कर रहे होते. गुड्स परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 1200 लेस गुड्स नॉट रिसीव्ड टिल 9th April 2020, 500 रुपए. तो जो 2,50,000 का गुड्स आपको गिवन था उसमें केवल 700 रुपए का ही माल ऐसा है जो कि 31 मार्च के बाद आया. नाउ वन मोर क्वेश्चन, आंसर दोगे? अगर मुझे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा होता, फिजिकल नहीं पूछा होता, तो मैं इस 1000 को प्लस करता या माइनस करता या कुछ नहीं करता. इस 1000 बारे में, गुड्स परचेज्ड ड्यूरिंग द मंथ बट रिसीव्ड ऑन 4th of April, कुछ नहीं करते. क्यों? 4 अप्रैल को रिसीव हुआ यानी 2.5 लाख में शामिल हो गया, और इसका मालिक मैं कब बन चुका था? मार्च में. तो 31 मार्च को ओनरशिप मुझसे पूछी जाएगी तो मैं वो इन्वेंट्री भी बताऊंगा जो फिजिकली है और वो भी बताऊंगा जो फिजिकली नहीं है बट मेरी ओनरशिप का पार्ट है. क्या मैं ओनर 31 मार्च से पहले ही बन चुका था बेटे? बट मुझे गुड्स की रिसीव का फिजिकल पोजीशन कब मिला? 4. मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे तो 31 मार्च को वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा गया है, लेकिन अब मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मुझसे वैल्यू ऑफ स्टॉक कौन सी डेट को पूछा गया है. क्या 31 मार्च तक ये 1000 का गुड्स मेरे पास आ गया था? क्या कब आया था? यानी 9 अप्रैल को जो 2.5 लाख का स्टॉक है उसमें 4 अप्रैल को रिसीव हुआ 1000 का गुड्स इंक्लूडेड है ना. क्या 31 मार्च को फिजिकली मेरे पास था? नो बेटा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. अगर मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा तो लफड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. फिर आपके 2 मार्क्स कटेंगे. एक तो इस वाली एरर का 1 मार्क कट जाएगा, और एक जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो भी डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा, आपको 1 मार्क उसका कट जाएगा. मान लो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स. मान लो 10 मार्क्स का नहीं है यार, ऐसे भी थोड़ी. 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका, जो 1 मार्क आप अभी 1000 वाला ट्रीटमेंट करोगे उसका, और एक जो फाइनल आंसर आएगा प्लस माइनस करके उसका आंसर आएगा. जबकि आपको मार्क्स अलॉट कितने होंगे? केवल 2, क्योंकि आप एक ये ठीक कर आए हो, एक ये ठीक कर आए हो. बात समझ में आ गई बेटा? चले लिखिए, लेस गुड्स परचेज्ड in March 2020 but not received till 31st March 2020. कितना रुपीस? 1000. ये लेस करा है, आपने ध्यान रखिएगा. गिव मी द फाइनल आंसर. This is the answer. 2,61,200.
फटाफट बोलो, क्या तुम्हारे को बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। 2020 में दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था हमारे इस मॉड्यूल में से, एंड द क्वेश्चन वाज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे। हम कब आया था? दिसंबर 2020 में। नोट कर लिया सभी ने? बेटा इतना टाइम कैसे लग रहा है? मैं तो पहले ही स्लो स्लो लिख रहा हूं। आप लोग को चल रहा है इंटरनेट? आज भी बंद है ना? वाईफाई वाला ना? हाँ, उसके अलावा नहीं चल रहा ना? एयरटेल जियो कुछ भी नहीं चल रहा ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए जरा, मेरे साथ पढ़ो धीरे धीरे। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक in a business was done on 23rd of June 2020. The value of stock was rupees 48 lakhs. The following transaction took place between 23rd June to 30th June 2020. 23 तारीख को हम इन्वेंट्री का वैल्यू करें और अपने को 23 तारीख से 30 तारीख की बात कही जा रही है, यानी अपने को सीधा चल उल्टा नहीं सीधा चलना पड़ेगा ना। 23 तारीख से 30 तारीख के ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, उल्टा थोड़ी दिया हुआ है। और लास्ट लास्ट में देखो क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। अच्छा यहाँ फिजिकल नहीं दिया हुआ है, यानी अपने को फिजिकल ध्यान में ना रखकर ओनरशिप ध्यान में रखी है। कौन सी डेट की? 30 जून। ठीक है, चलो पढ़ो, क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ value of stock on 30th June 2020। क्यों ना इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जाए। कैसे? मान लो क्वेश्चन में फिजिकल वैल्यू भी पूछ लेता और क्या पूछ लेता? बुक वैल्यू। तो अपने को दोनों आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अपन एक काम करेंगे, इधर तो हम लोग केवल क्या पता करेंगे? वैल्यू। इधर हम क्या पता करेंगे? फिजिकल वैल्यू। और आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि सर ये फिजिकल में आएगा या फिर नहीं आएगा। देखिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 23rd जून 2020। क्या स्टॉक की वैल्यू हमारे को 48 लाख गिवन है? तो हम लोग पहले वाले कॉलम से जो आंसर लेकर आएंगे वो कहां पहुंचेगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक। और जो हम लोग सेकेंड वाले कॉलम में आंसर लेकर आएंगे वो कौन सा होगा? फिजिकल वैल्यू ऑफ स्टॉक। बात समझ में आई? चलो, एडजस्टमेंट्स। For the transaction took between 23rd June and 30th June। सीधा या उल्टा? पॉइंट नंबर 1 पढ़िए जरा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो ना आप लोग? Out of the goods sent on consignment, goods at cost worth rupee 2,40,000 were unsold. The goods which were sent on consignment, जो गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजी गई थी, शाबाश, उसमें से कितने रुपए की वैल्यू का स्टॉक अनसोल्ड है? 2 लाख। मेरे से दो क्वेश्चन पूछे, उन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा। बताओ ओनरशिप कितने की है?
तो बताइए मैं इस 48 लाख रुपए में जो फिजिकल पोजीशन पड़ी है उसमें 2,40,000 ऐड करके बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? 48 भी मेरा है, 240 भी मेरा है, बात समझ में आई? लेकिन तुमने पूछा फिजिकल बताओ, तो मैं कहूंगा 48 लाख ही मेरे पास पड़ा हुआ है। 2,40,000 के लिए मैं बोलूंगा भी नहीं आपको, क्योंकि वो है तो मेरा, लेकिन फिजिकली मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है। तो अब आप मुझे बता दीजिए बेटे कि मैं इस 48 लाख पहले वाले कॉलम में 2,40,000 प्लस करूं या नहीं करूं? वेरी गुड। फिजिकल में प्लस करूं या नहीं करूं? बात समझ में आ गई बेटा? वेरी। आपको आपको मेरा पर्पस समझ में आया कि मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूं, ताकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। गुड्स अनसोल्ड lying with consignee. Goods unsold lying with consignee. How much rupees? 2,40,000. फिजिकल वैल्यू में मुझे ब्लैंक छोड़ देना चाहिए बेटा। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड देखिए जरा। Purchase of rupee 4 lakh were made out, which goods worth rupee 1,60,000 were delivered on 5th of July 2020. मैंने 23 से लेकर 30 तारीख के बीच में कुल मिलाकर कितने की गुड्स परचेज की है? मुझे मिलो और चाहे ना मिलो, मैं उनका ओनर बन गया कि नहीं बन गया? बताइए मुझे 4 लाख प्लस करने चाहिए या 2,40,000 प्लस करने चाहिए? अगर मुझे क्या पता करनी है? बुक वैल्यू। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मुझे फिजिकल वैल्यू पता करनी हो तो बात समझ में आई बेटा? लेकिन अपन लोग इसको बाइफरकेट करके लिखेंगे, ठीक है? लिखो गुड्स परचेज्ड, लिख बेटा, गुड्स परचेज्ड and received till 30th June 2020, 2,40,000। दोनों में 240 आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जो 4 लाख खरीदा है उसमें 240 ऐसा है जो ओन भी है और फिजिकली भी है, 160 ऐसा है जो ओन तो है फिजिकली नहीं है। तो उसका तीसरा पॉइंट बना दीजिए। गुड्स परचेज बट नॉट रिसीव्ड टिल 30th June 2020। कितना रुपए? 1 लाख। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? अब जब जरा बुक वैल्यू में बताइए कितना प्लस हुआ? 240 प्लस 160, 4 लाख प्लस हो गया। लेकिन फिजिकली कितना प्लस हुआ? क्यों? 160 आया ही नहीं था। आया कब? 5 जुलाई को। और हमें कब का पता वाला करना है? चले पॉइंट नंबर थर्ड और पॉइंट नंबर 4 साथ साथ पढ़ लीजिएगा, पहले थर्ड फिर फोर्थ। पढ़ लिया आप सबने? मेरे साथ पढ़ना, बोल के पढ़ना। Sales were rupees 13,60,000, which include goods worth rupees 3,20,000 sent on approval. 13,60,000 की सेल में 3,20,000 रुपए की सेल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल है। आगे half of these goods were returned before 30th June 2020। इसमें से आधी तो कस्टमर ने हमारे को दे दी। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि नॉर्मल सेल्स की बात बता दी कि नॉर्मली वी अर्न प्रॉफिट एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट। कैन वी ट्रांसफर इट ऑन सेल 20% ऑन सेल्स? हाउएवर, लेकिन फिर भी गुड्स कॉस्टिंग रुपी 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर रुपी 1,20,000। 3 तरह की सेल हो गई 13,60,000 में। 1360 में 3,20,000 की सेल्स तो कौन सी हुई? सेल ऑन अप्रूवल। 1,20,000 रुपए की हो गई एबनॉर्मल, बची हुई नॉर्मल होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ गई? अब मेरे को आंसर देना बेटा फटाफट। जो 2,40,000 की कॉस्ट का माल मैंने 1,20,000 में बेचा, भले ही मुझे उस पर घाटा हुआ,
गुड्स फिजिकली भी चली गई और ओनरशिप भी चली गई कि नहीं चली गई? जो मैं अदर गुड्स बेची होंगी, अदर देन सेल ऑन अप्रूवल, अदर देन एबनॉर्मल, उस पर मुझे प्रॉफिट भले ही हुआ हो लेकिन गुड्स चली भी गई होगी, ओनरशिप भी चली गई होगी। यानी मैं एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों की कॉस्ट निकाल कर फिजिकली भी माइनस कर दूंगा और बुक वैल्यू भी माइनस कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? क्योंकि वो चली भी गई है और मेरा मालिकाना हक भी उनके ऊपर खत्म हो गया है। एम आई क्लियर बेटा? चलिए एक पहले वर्किंग नोट देखना, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखो आपके पास टोटल सेल्स कितने रुपए की है? 13,60,000। इस 13,60,000 में क्या सेल ऑन अप्रूवल एबनॉर्मल सेल 1,00,000, बाकी की बची हुई नॉर्मल सेल 9,20,000 होगी ना? देखो 13,60 में से 3 20 गए, 10,40, 10,40 में से 1 20 गया, है ना? 9 20 बच गया ना? ठीक है। ये सब तो कौन सी प्राइसेस थी? क्या हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सेलिंग प्राइस पे करते हैं? कौन सी प्राइस पे करते हैं? प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे 25% गिवन है, तो सेल्स पे कितना होगा? 20%। 320 का 20% लेगा लो, 64,000 आया होगा। माइनस इक्वल्स टू कर दो 2,56,000। मुझे यहाँ पे कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो 1,20,000 रुपए का जो माल बिका है उसकी तो कॉस्टिंग ऑलरेडी 240 गिवन है ना, और 9,20,000 का 20% निकाल कर लेस कर दो, वो लेस कर दो। ऑल क्लियर एवरीबॉडी? अब मैं ऊपर तब बढ़ूंगा जब आप मुझे नीचे सही जवाब दोगे। ये जो गुड्स हैं ये भले ही मुझे घाटे में बेचनी पड़ी हो, चली भी गई, ओनरशिप भी चली गई, फिजिकल और बुक वैल्यू दोनों में ही लेस होगी। ये वाली गुड्स भले ही मैंने प्रॉफिट में बेचा हो, चली भी गई, ओनरशिप भी चली गई, दोनों जगह लेस होगा। लिखो बेटे। Sales during the period at cost 2,40,000 plus 7,36,000. What is the value? 976. Am I clear बेटा? ये हो जाएगा माइनस, जो ब्रैकेट में लिखे वो क्या हो जाएंगे? माइनस, और जो ब्रैकेट में नहीं लिखे वो क्या होंगे? प्लस। नाउ बेटा अब पंचायती किसकी बाकी? 2,56,000. If you remember the chapter sale of goods on approval or return basis, कैजुअल बेसिस आपको ध्यान है कि जब भी गुड्स कस्टमर को देते थे, भले ही ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो नहीं हो, एक बार सेल मान लिया करते थे। तो आप बन जाओ अकाउंटेंट, मैं बन जाता हूं गुड्स कीपर। आप कौन बन जाओ? मैं क्या बन जाता हूं? तुम तो बुक्स में रिकॉर्डिंग करो, मैं फिजिकली गुड्स मेंटेन करता हूं। ठीक है? देखो देख, आपको मेरे को देख के एंट्री करनी है। ये गोडाउन है मेरा, दिस इज द गोडाउन। यहाँ पे मैंने हाथ डाला और 2,56,000 की गुड्स निकालकर किसको दे दी? कस्टमर को। गुड्स फिजिकली रिड्यूस होगी कि नहीं होगी? आपने बोला अरे गुड्स कीपर ने क्या कर दिया? गुड्स निकालकर कस्टमर को दे दिया। एंट्री करो, एंट्री करो। एंट्री क्या होगी? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। आपकी गुड्स की ओनरशिप भी जा रही है कि नहीं जा रही है? पक्का ना? लिखिए, लिखो। Goods sent on approval basis 2,56,000. ओके बेटे, अपने दोनों जगह से माइनस कर दिया क्या? क्योंकि आपने भी तो अकाउंटेंट बन के एंट्री करी थी, मैंने गुड्स कीपर बन के गुड्स का फिजिकल पोजीशन दे दिया था। बात समझ में आ गई? मेरी तो देखो, अब जिस कस्टमर को मैंने माल दिया था उसने आधा माल क्या कर दिया? मैंने उससे लिया और कहां रख दिया? तुमको दिख रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं?
तुम सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करते हो कि नहीं करते हो? तो तुम भी बुक में भी वैल्यू बढ़ा दोगे, मैं फिजिकल वैल्यू बढ़ा दूंगा। तुम बुक वैल्यू बढ़ाओ, मैं ओनरशिप बढ़ाऊं, फिजिकल वैल्यू बढ़ाऊं। लिखो। Goods sent on approval, returned by customer. प्लस कर दूं ना बेटे? प्लस मतलब मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूं, जो ब्रैकेट में नहीं आया वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा ना। ओके, आगे चलिए। आगे, कस्टमर ने 1,28,000 रुपए का माल अभी तक रिटर्न नहीं किया, तो मैं तो चुपचाप बैठा रहूंगा, मैं तो गुड्स कीपर हूं, मेरा माल तो किसके पास पड़ा है। लेकिन जब तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करते हो, फाइनलाइज, ध्यान है, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग करके उसे बुक्स में लाते हो कि नहीं लाते हो? लिखो, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न टिल 30 जून 2020। प्लस करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि तुम ओनरशिप बताओगे, तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी ओनरशिप कितनी है तो तुम क्या कहोगे? 1,28 का माल है हमारा, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो ओनरशिप तो हमारी हुई ना। मुझसे कोई पूछे फिजिकल बताओ तो मैं क्या कहूंगा? मैं इसे 1,28 के बारे में बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे पास पड़ा ही नहीं है। आई विल लीव दिस कॉलम। चलो मुझे एकदम सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुम्हारे को समझ में आ गया क्या? पक्का? फटाफट मुझे 48 लाख में फर्स्ट वाले कॉलम की वैल्यू प्लस माइनस करके बताओ। $44,64,000। इधर $39,30,000 ₹39,36,000। देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है क्या? कल मैंने कुछ बीआरएस के अलावा कुछ एसआरएस बोला था। स्टेटमेंट क्या करता है? स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, बीआरएस क्या करता है? बीआरएस कैश बुक और पासबुक में आ रहे डिफरेंस को रिकंसाइल करता है। तो स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन क्या? तो स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन ये कहता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड फिजिकल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? पक्का? अब देखो कैलकुलेटर काम में लो। आपको बीआरएस पढ़ाया था जब मैंने, तो एक कैश बुक का बैलेंस होता था और एक पासबुक। अगर आप क्वेश्चन की बिगनिंग कहां से करते थे? कैश बुक से, तो सारे चेंजेस कहां होते थे? कैश बुक अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ पासबुक। और अगर आप कहां से शुरू करते थे? पासबुक, तो सारे चेंजेस किसके अकॉर्डिंग? आपको फिजिकल वैल्यू भी गिवन है और बुक वैल्यू भी गिवन है। चलो बुक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। क्या आंसर आना चाहिए? फिजिकल, मतलब जैसा फिजिकल में प्लस माइनस हुआ होगा वैसा ही प्लस माइनस बुक वैल्यू में होना चाहिए। प्लीज टेक योर कैलकुलेटर। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 44,64,000 ऑन योर कैलकुलेटर। 44,64,000। नो कैलसी? आज लाई नहीं आप? ठंड लग रही है उसको आज? निकालो। 44,64,000। नाउ क्या पहले वाले पॉइंट में दोनों में डिफरेंस आ रहा है? हाँ। क्या आ रहा है? गुड्स की ओनरशिप तो हमारे पास है, फिजिकल पोजीशन नहीं है।
प्लस करें या माइनस, क्योंकि फिजिकली कम है और अपन स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, बुक वैल्यू से, तो बुक को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, माइनस 2,40,000 फटाफट। ओके, सेकंड वाले पॉइंट में देखिए, 240 दोनों 40 दोनों जगह प्लस है, तीसरे में बुक वैल्यू तो इंक्रीज हो गई, फिजिकल इंक्रीज यानी बुक वैल्यू ज्यादा है, कहां जाएंगे, माइनस करने के लिए फिजिकल पे, माइनस 1,60,000। अभी मुझे फोन बताओ, अभी 160 माइनस कर दिया, नीचे वाले में 976 दोनों जगह माइनस, 256 दोनों जगह माइनस, 128 दोनों जगह प्लस, केवल किसमें प्लस, बुक में, किसमें नहीं प्लस, फिजिकल, मतलब फिजिकल वैल्यू कम है। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, बुक वैल्यू, जाना कहां है, फिजिकल वैल्यू, माइनस 1,28,000। आई क्या बात समझ, बीआरएस यूं ही मनाया करते थे आप लोग, यही पंचायती क्या कर दूं, उल्टी। तो आंसर बुक का फिजिकल से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग, दिस इज द सॉल्यूशन। 48 लाख 240 प्लस, कॉपी में देखते जाओ, बुक वैल्यू में 240 प्लस हो रहा है पहला वाला, दूसरा वाला 240 प्लस हो रहा है, तीसरा वाला 160 प्लस हो रहा है, 128 प्लस हो रहा है, अपने वाला फाइनल 128। फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, कंफ्यूजिंग। आपने क्या किया, सेल्स कितनी ले ली, 13,60,000, उसमें से केवल कौन सी सेल हटा दी, जो 1,60,000 रुपए का माल रिटर्न होके आया था उसको हटा दिया। टोटल सेल्स कितनी हो गई, 12 लाख, 12 लाख का 20% प्रॉफिट कितना आया, 96,000, 96,000 नहीं, 96 नहीं आया, 12 लाख का 20% होता है 20 है कि कितना है, नहीं नहीं बेटा वो नहीं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना गिवन है अपने को, 20, तो 12 लाख का 20% कितना होता है, हाँ मेरी बात तो सुनो, तो कितना होता है देखो, 12 लाख का 20% कितना होता है, 2,40,000, अंडरस्टूड ना। अब देखिए इन्होंने क्या किया, सही किया, बिल्कुल गलत नहीं किया, 13,60,000 रुपए की सेल है, इसमें से पहले कौन सी सेल हटाई, क्योंकि इस पर तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फिर कौन सी, रिटर्न वाली, तो एक्चुअल सेल्स कितनी आ गई इनके पास, 10,80,000, 10,80,000 का 20% निकालिए कितना आया, 2,16,000, घाटा कितना उठाया था, 1,20,000, आंसर कितना आया, 96, और फाइनल आंसर हमारा भी कितना आया था, 44,64,000, इनका भी कितना आया, 44,64,000। बेटा which method will you opt, mine or book, प्लीज प्लीज बुक वाला करके आओ ना प्लीज यार, अरे कंफ्यूजिंग है, मैं करवा भी दूंगा आपको, आपको समझ भी आ जाएगा बेटे, अभी समझ में आएगा, एग्जाम तक क्या घर तक जाते जाते भूल जाओगे सर ने क्या करवाया था, 10 बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आओगे। आप देखो कितना मस्ती में बोलते गए और फटाफट आंसर आता गया कि नहीं आता गया। प्लीज फॉलो दिस मेथड, इफ यू वांट टू फॉलो यू हैव द मॉड्यूल, 2-3 बार रट लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ना आए तो मेरा वाला बात समझ में आ गए। चलिए मैंने कहा था टाइम बचेगा तो अपन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन, पहला हो गया, चौथा हो गया, सेकंड अपन कर चुके थे बेटे, चलो आज इस चैप्टर का समापन कर देते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, बेटा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो आपको ये चैप्टर जो है ना वो मिक्सचर है कुछ 4 चैप्टर का। फर्स्ट इन्वेंट्री इटसेल्फ, 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 3 सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, 4 थोड़ा बहुत कंसाइनमेंट, थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो नहीं कंसाइनमेंट नहीं, नालायक, फाइनल अकाउंट्स, चलो पढ़िए। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, इस बात में कोई दिक्कत, 6 लाख का प्रॉफिट था, हनुमान ने बता दिया। आफ्टर कंसिडरिंग द
क्लोजिंग स्टॉक। बताइए, मैं कल से लेकर आज तक क्या बोलते जा रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस फॉर्म में होता है, फिजिकल फॉर्म में। अगर कोई सर्टेन एडजस्टमेंट नहीं होते तो वही क्लोजिंग स्टॉक जो फिजिकल था वही बुक वैल्यू बनकर के आ जाता है बैलेंस शीट में। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली गिवन है और कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं, तो आफ्टर कंसिडरिंग दो सर्टेन एडजस्टमेंट वी विल फाइंड बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। एम आई क्लियर बेटा? आपके पास फिजिकल वैल्यू कितना गिवन है, 3,75,000 ऑन विच डेट। अब मान लो क्वेश्चन में पूछ ले असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, आपका यही आंसर होगा कि नहीं होगा? अंडरस्टूड ना? पर ये पूछेगा नहीं। लास्ट क्लास में देखो ना क्या बोला है, शाने भी बोले फिजिकल तो दे दिया, आप क्या नहीं पूछ सकते फिजिकल। अच्छा दिया भी कब का है, 31 मार्च का है, तो 31 मार्च का पूछ नहीं सकते बिकॉज आंसर दे दिया हम लोगों ने। तो इनको क्या पता करना चाहिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक यानी ओनरशिप ऑफ स्टॉक। नाउ subsequently the following information was obtained from the scrutiny of the books। पहला पॉइंट पढ़ के बताइए। कुछ एरर दिखाई दे रही है आपको, गड़बड़ है यानी प्रॉफिट में भी गड़बड़ हुई होगी। असेट को क्या मान लिया, एक्सपेंस। दूसरा पढ़ो, हनुमान गेव अवे 40,000 रुपए का गुड्स फ्री सैंपल पे बांट चुका था, जिसकी एंट्री पास। ग्रॉस प्रॉफिट भी चेंज हुआ होगा, नेट प्रॉफिट भी चेंज हुआ होगा। एडवर्टाइजमेंट इज द पार्ट ऑफ पी एंड एल, परचेज इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। समझे? थर्ड पॉइंट, इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू रुपी 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड। बुक्स में तो गुड्स खरीदने की एंट्री हो गई 2,50,000 रुपए की, बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, यानी कि अपने को 31 मार्च तक वो स्टॉक रिसीव नहीं हुआ। यानी कि ओनरशिप तो आ गई थी, फिजिकल पोजेशन नहीं आए। बात समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट, इन मार्च 2020 गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड। बेच दिया, ओनरशिप चली गई, डिलीवर्ड फिजिकल पोजेशन चली गई, वट वर टेकन इन द सेल्स ऑफ अप्रैल। अरे मार्च तो सुधार लो, अप्रैल के कर दिया, कहां होना चाहिए था, गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? ओके आगे, goods costing rupees 75,000 were sent on sale or return in March 2020 at a margin of profit of 33.33% on cost। वैल्यू भी कौन से गिवन है, कॉस्ट। मार्जिन भी किस पे गिवन है, कॉस्ट। क्या रेटों की अदला बदली होगी, नो नेवर, क्योंकि प्राइस कौन से गिवन है, कॉस्ट। मार्जिन पे किस पे गिवन है, कॉस्ट। मैचिंग मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 75,000 का 33.33 बोल दूं या 1/3 बोल दूं, 25,000 रुपए का ही प्रॉफिट निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? 75,000 कॉस्ट, 25,000 का प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 1,00,000 रुपए की थी। दो का मतलब क्या होता है, हालांकि अप्रूवल वॉज गिवन इन द मंथ ऑफ, मतलब 31 मार्च के बाद। These were taken as sale for March। गड़बड़ी कर दी कि नहीं कर दी, कि यार तुमने सेल्स किस महीने में रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, अप्रैल में, तुमने कब रिकॉर्ड कर दी, गड़बड़ हो गई ना। अब देखो आपको 1 से लेकर 5 एरर दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ एरर का इफेक्ट, कुछ क्या, सारी एरर का इफेक्ट किस पे है, प्रॉफिट पे, और कुछ का इफेक्ट गुड्स के ऊपर है। ओके बेटे, पक्का? चलो क्या मांगा है अपने से क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। यार क्या दिखाऊं मैं आपको, मुझे कैलकुलेटर्स दो फटाफट, 4। आई नीड 4 कैलकुलेटर्स। ले बेटा, थैंक यू। हाँ जी, तुमको पहचान में आ जाएगा तुम्हारा कौन सा है, मैं नाम लिख दूं, राम लखन, अजय विजय। ये क्या है, गुड्स, मेरे लिए क्या है, गुड्स। मैं इनमें डील करता हूं, ठीक है। ये कहां रखे है, मेरे गोडाउन में। आज क्या है, 31 मार्च। नालायक, आज क्या है, 31 मार्च। मैं गोडाउन से बाहर निकल रहा हूं कैलकुलेटर लेके, ये रहे मेरे कैलकुलेटर यानी कि गुड्स। इनका वैल्यू कितना है, 3,75,000। कितना बोलो, 3,75,000। कितने कैलसी हैं आपके इधर, एक बार 4 में से 2 ही रखो यार, 2 काम आए बद में आएंगे। इन 2 कैलकुलेटर की फिजिकल वैल्यू कितने की है, 3,75,000 था। एम आई क्लियर? प्लीज रीड पॉइंट नंबर 1।
Purchase of the year included 15,000 paid for new electric fittings for the shop. आपने एयर कंडीशनर खरीदा शॉप के लिए, एंट्री बोल, अच्छा एक एंट्री आप बोलना, एक एंट्री मैं बोलता हूं, पहले मैं बोलूंगा। मैंने क्या खरीदा है? एयर कंडीशनर, तो मैं एंट्री बोल रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप बोलो क्यों? खरीदा है ना मैंने एयर कंडीशनर। अच्छा असेट है, मुझे किसको डेबिट करना चाहिए था? असेट को। मैंने किसको कर दिया? अब सुनिएगा, मैंने बुक्स में एंट्री करी, क्या एंट्री करी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले भी कितने ही कैलकुलेटर थे? बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर देने से एयर कंडीशनर कैलकुलेटर बन जाएगा क्या? गलती कहां हो रही है? बुक्स में। कहां हो रही है? इन पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? जिस गलती का इफेक्ट किस पे नहीं पड़ा? फिजिकल स्टॉक पे नहीं पड़ा, स्टॉक पे नहीं पड़ा, तो उसके रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट भी स्टॉक पे पड़ेगा क्या? अरे पड़ेगा क्या? मेरे पास इन्वेंट्री पहले भी कितने थे? 2। मैंने एयर कंडीशनर खरीदा, मैंने एरोप्लेन खरीदा, मैंने तो हवाई जहाज खरीदा, मैंने तो हेलीकॉप्टर खरीदा। इन्वेंट्री की गुड्स की खरीदने की एंट्री कर देने से क्या क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्या? ये अपनी जगह बिल्कुल सही है ना? यानी कि जब मैं इस 3,75,000 से कौन सी वैल्यू पता करूंगा? वैल्यू। और जब पहले पॉइंट को कंसीडर करूंगा तो पहले पॉइंट के रेक्टिफिकेशन का कोई भी इफेक्ट किस पे नहीं पड़ेगा? स्टॉक पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंट्री गलत कहां हो रही है? बुक्स में। बात समझ में आ गई क्या? कितने कैलकुलेटर मेरे पास? 2। अब देखो, अब कितने? 3। 3 पड़े थे 375 के। मैंने क्या बेच दिया? एयर कंडीशनर। एंट्री बोलो, मैं बोलता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तुमने क्या बोला? एंट्री करने से पहले भी कितने कैलकुलेटर थे? एंट्री करने के बाद भी कितने हैं? गलती कहां हुई? बुक्स में। तो रिफेक्ट भी बुक्स में पड़ेगा ना? पहले भी कितने थे, अभी भी कितने हैं? बात समझ में आ गई? पहली एरर का कोई भी इफेक्ट बुक्स में नहीं, स्टॉक पे नहीं पड़ेगा, बुक्स में पड़ेगा। बात समझ में आ गई? नंबर 2 फटाफट। हनुमान गेव अवे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, गेव अवे, ये काम पहले हो चुका था। कितने कैलकुलेटर थे मेरे पास? 4। कितने थे? 31 मार्च से पहले। इधर आओ, जाओ मेरे ये कैलकुलेटर जो है एडवर्टाइजमेंट पे बांटे हो, बटन बटन बांटे हो इसके। जाओ बैठ जा बैठ जा। ये मैंने दे दिया, गेव अवे। अब मेरे पास कितने कैलसी बचे? और आज कौन सी डेट है? 31 मार्च। 31 मार्च को इन स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 375। बात समझ में आ गई क्या? मुझे एंट्री करनी चाहिए थी ना? करता तो क्या करता? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस करता ना, तब कर लेता। तो भी इन्वेंट्री कितनी बची हुई थी? 3। नहीं करा तो भी इन्वेंट्री कितनी बची है? 3। और बाद में कर लूंगा तो क्या एंट्री करते टाइम पे एक कैलकुलेटर अपने आप ही खड़ा होके दोबारा जाएगा क्या एडवर्टाइजमेंट पे? अभी भी कितना ही रहेगा? 3। एंट्री का बुक्स में नहीं एंट्री होने का लास्ट पॉइंट पढ़ो ना, फॉर विच नो एंट्री वाज पास्ड। क्या इन्वेंट्री के बुक्स में रिकॉर्ड ना होने का कोई भी इफेक्ट फिजिकल स्टॉक पड़ेगा क्या? तय हो गया कि पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट स्टॉक की वैल्यू पर फर्क नहीं डालेगा। एम आई क्लियर? पॉइंट नंबर तीसरा पढ़िए, इनवॉइस फॉर गुड्स। इनवॉइस मतलब परचेज इनवॉइस। कितने रुपए के? have been entered on 27th of March 2020 but the goods were not included in the stock। ठीक है, इधर आओ, ये है सप्लायर। इधर बेटा, इधर मेरे पास आ जा। ये कौन है? सप्लायर। सप्लायर ये पकड़ो। 20 मार्च के दिन मेरे पास कितने गुड्स हैं? 2। कितने हैं? 2। सप्लायर को मैं फोन करके बोल रहा हूं, सप्लायर मुंबई का रहने वाला है। सप्लायर कहाँ रहता है? मुंबई। मैं कहा सप्लायर आपको एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जिसमें कुछ भी बटन दबाओ हमेशा टोटल सही आना चाहिए। सप्लायर बोला टाइम लगेगा, पहले पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा ये लो पैसे। मैंने जैसे ही पैसे दे दिए और परचेज की एंट्री पास कर ली, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया कि नहीं हो गया? बुक्स में वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? पक्का? सप्लायर बोला मैं गुड्स आपको अभी डिलीवर नहीं कर सकता। पक्का? लेकिन इसके हाथ में जो ये कैलकुलेटर है, दिखा इसको, ये जो कैलकुलेटर है इसका मालिक, अरे दिखाना ऊपर,
इसका कैलकुलेटर का मालिक मैं हूं कि नहीं? लेकिन क्या ये 31 तारीख को मेरे पास पड़ा है क्या? अब मुझसे पूछो फिजिकल कितना है, तो मैं कहूंगा ये फिजिकल 375 का। बताओ बुक वैल्यू कितनी है? वो भी मेरा है, वो भी मेरा है। अभी मुंबई से चला नहीं है, लेकिन किसके किसका है? मेरा है ना। गुड्स इन ट्रांजिट है कि नहीं? गुड्स परचेज बट नॉट डिलीवर्ड है ना। ओनरशिप में पार्ट बनेगा ना। लास्ट लाइन पढ़ो, मुझे क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ स्टॉक। नीचे कर ले बेटा। 375 प्लस स्टॉक इन ट्रांजिट। बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? पॉइंट नंबर 3, उस 375 में प्लस होगा या माइनस? प्लस। समझ में आ गई मेरी बात? चौथा पॉइंट तेरी और सेवा लूंगा मैं भी। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। इन मार्च 2020 गुड्स ऑफ ₹2 लाख, कौन से मंथ में? मार्च में। सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स ऑफ अप्रैल। कितने कैलसी मेरे पास? 3। मार्च में एक कैलकुलेटर निकाला, कस्टमर को दे दिया। कस्टमर, अभी आप यहीं रुको, मैंने कस्टमर को दे दिया, गुड्स डिलीवर कर दी। अब कितने बचे? पहले कितने थे? आज तारीख क्या है? मार्च से पहले कितने थे? देने का कितने बचे? मैं ऑलरेडी 375 आज के दिन सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? ओनरशिप चली गई, फिजिकल पोजीशन चली गई, बट मैंने इसकी एंट्री बुक्स में नहीं करी। इस एंट्री का इफेक्ट बुक्स में नहीं आया, तो क्या वैल्यू ऑफ स्टॉक पे आएगा क्या? नो, क्योंकि मैं डिलीवर कर चुका, बट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। अरे उस समय अगर मैं एंट्री करता तो भी स्टॉक 3 के बजाय कितना रहता? 2। आज कर दूंगा तो क्या अपने आप चल के चला जाएगा क्या? 10 बार एंट्री करूंगा तो 10 बार जाएगा क्या? बात समझ में आ गई क्या? पॉइंट नंबर 4 का कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा। लो वापस दे दो। पॉइंट नंबर 5 पढ़िएगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2020। देखो एक कैलकुलेटर मैंने निकाला और 31 मार्च से पहले कस्टमर को दे दिया। किस पे दिया? सेल ऑन अप्रूवल। किसके पास है फिजिकल पोजीशन? कस्टमर के पास। पहले कितने थे मेरे पास? 3। 31 मार्च से पहले कितने थे? 3। एक निकाला, किसको दे दिया? कस्टमर को। पक्का? कस्टमर, वहां जाके बैठ जाओ बेटे। मेरा गुड्स किसके पास चला गया? कस्टमर के पास। अब 31 मार्च के दिन मैं कस्टमर को फोन कर रहा हूं, बोल कस्टमर समझ आया? मना कर दे। नहीं आया। गुड्स पसंद? वो जो इन्वेंट्री उसके पास पड़ा है वो उसका है कि मेरा? पक्का? मैं जब क्या अब मेरे से पूछा जाए फिजिकल कितना, तो कितना कहूंगा? ऑलरेडी 375 है कि नहीं? बुक वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलूंगा? 3। बात समझ में आ गई? मतलब वो 75 भी मुझे 375 में ऐड करके दिखाना होगा ना। तो पॉइंट नंबर 1 का कोई पॉइंट नहीं आएगा, सेकंड का कुछ प्लस नहीं होगा, थर्ड में प्लस होगा, पॉइंट नंबर 5 में भी प्लस होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? फटाफट कॉपी में नोट करना शुरू करो बेटे। लिखो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। बेटे ये आपने नोट कर लिया था क्या? ये वाला नीचे वाला कर लीजिए। हाँ बेटा, हाँ पड़ेगा। नहीं नहीं पड़ेगा, एक्चुअली नहीं पड़ेगा, बट अपने को, हाँ बट अपने को दिखाना पड़ेगा बुक्स में। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल वैल्यू या वैल्यू ऑफ स्टॉक? ऑन विच डेट? 31 मार्च 2020। वैल्यू, अच्छा पहले ऊपर वाला नोट कर लो आप यार। आप लोग ऊपर वाला नोट कर लो तो मुझे बता देना आप लोग, है ना?
फटाफट हो गया वाला। लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2020। नाउ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2020, हाउ मच? 3,75,000। एड पॉइंट नंबर 1 की एरर कहां हुई थी? गुड्स में हुई थी कि बुक्स में हुई थी? तो उसके रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट भी बुक्स में ही होगा, गुड्स में पड़ेगा क्या? यार मैं प्रैक्टिकली दिखा चुका हूं सारा एग्जांपल आप लोगों को। पॉइंट नंबर 2, हनुमान गेव अवे, दे चुका था। एंट्री उस टाइम पे करता तो भी इन्वेंट्री कम हो चुकी थी, नहीं करता तो भी इन्वेंट्री कम हो चुकी थी। अब मैं कभी करूंगा तो क्या इन्वेंट्री दोबारा कम होगी क्या? खाली इफेक्ट कहां पड़ेगा? बुक्स में, गुड्स पे नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, 2.5 लाख रुपए का माल मुंबई से खरीदा था कि नहीं खरीदा था? अगर 2.5 लाख का माल मेरे को सप्लायर डिलीवर कर दिया होता तो 2 स्टॉक प्लस 1 स्टॉक बनकर बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? लेकिन क्योंकि 2 स्टॉक में वो इसलिए ऐड नहीं हो सका क्योंकि मुझे सप्लाई नहीं कर पाया। फिजिकली पूछेंगे तो 2 ही नंबर बताऊंगा ना, और बुक वैल्यू पूछेंगे तो 2 प्लस स्टॉक इन ट्रांजिट बताऊंगा कि नहीं बताऊं? स्टॉक की वैल्यू मुझे बढ़ानी है क्योंकि मुझे फिजिकल नहीं मांगा, क्या मांगा है? बुक वैल्यू। Goods purchased but not received till 31st March 2020. How much? 2,50,000। आपको ध्यान है इसी को लेकर मैंने कल एक एग्जाम्पल तय किया था आप लोगों के साथ, इसी 2.5 लाख वाला एग्जाम्पल, ध्यान हो तो अगर आपको। मैंने कहा था कि मैंने गुड्स तो खरीद लिया, परचेज अकाउंट डेबिट तो हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक में 2,50,000 का माल आ भी गया, तो डेबिट में 250, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक 250, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने खरीद तो लिया, परचेज तो हो गया, लेकिन फिजिकली नहीं आया। अब डेबिट में तो परचेज 2.5 लाख आ रहा है, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक 0 आ रहा है। यार लॉस आ गया, यार लॉस होएगा क्या? एक एंट्री बनानी पड़ेगी, स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझ गए ना? वापस चर्चा करेंगे इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 3 के बाद क्या पॉइंट नंबर 4 का इफेक्ट ऑलरेडी जैसे ही कस्टमर को माल दिया था उसी समय आ चुका होगा ना? एंट्री उस टाइम करते तो भी इन्वेंट्री रिड्यूस हो चुकी थी, आज करेंगे तो भी इन्वेंट्री पहले ही रिड्यूस हो चुकी है, आज एंट्री करेंगे तो क्या वापस रिड्यूस होगी? नो, नो इफेक्ट ऑन द गुड्स। बट पॉइंट नंबर 5, 75,000 रुपए की गुड्स का मालिकाना हक मार्च में ट्रांसफर हुआ कि अप्रैल में? देखो, दो द अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, बट अपन ने तो कब गलती से इसे ओनरशिप ट्रांसफर मान ली थी? मार्च में। गलती हो गई कि नहीं हो गई? फिजिकली तो हमारे पास नहीं है वो 75,000 रुपए का माल, लेकिन 31st मार्च तक ओनरशिप हमारे पास थी कि नहीं थी? बात समझ आई? प्लस कर दूं बेटे? क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। Inventory on sale or return basis. Inventory with customer on sale or return basis. How much rupees? 75,000. Am I clear बच्चा लोग? फटाफट मुझे आंसर बताओ। 7 लाख। ये बुक वैल्यू आया कि फिजिकल वैल्यू आया? वैल्यू ऑफ स्टॉक on 31st March 2020. अंडरस्टूड बेटे? ये तो हो गया इन्वेंट्री के चैप्टर का क्वेश्चन। फिलहाल अब करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी प्रॉफिट अपने को बता ही दिया। अब सेल ऑन अप्रूवल भी आएगा। इफ यू रिमेंबर द चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, देयर वर 3 स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन: बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। एक नया अकाउंट ओपन किया था अपन ने,
पी एंड एल एडजस्टमेंट। सस्पेंस तो पुराना अकाउंट है, सस्पेंस तो ट्रायल बैलेंस के बाद में भी ओपन हुआ था, फाइनल अकाउंट के बाद भी होगा। फाइनल अकाउंट के बाद कौन सा ओपन हुआ था? पी एंड एल एडजस्टमेंट। यार मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट क्यों लेकर आऊंगा इसमें? एक तो मुझे 6 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर ये एरर्स नहीं समझ में आई होती तो प्रॉफिट चाहिए था 6 लाख रुपए का। लेकिन देखो अपने बहुत सारी गलती कर रखी है ना। खरीदा था इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, मान लिया परचेज, खर्चा बेमतलब बढ़ा दिया, प्रॉफिट बेमतलब रिड्यूस कर दिया। एडवर्टाइजमेंट पे गुड्स दे दिए थे, एंट्री नहीं पास कर रखी। गुड्स परचेज तो हो गया था, क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं हुआ, तो आपको इन्वेंट्री का वैल्यू, बुक वैल्यू बढ़ाकर ट्रेडिंग में क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया। माल बेचा कब? मार्च में। एंट्री कब कर रहे हो? अप्रैल में। माल बेचा नहीं, सिर्फ कस्टमर को दिया था। अप्रैल में एक्सेप्टेंस आई थी, तो एंट्री एक्सेप्टेंस सेल्स की एंट्री एक्सेप्टेंस के महीने में यानी अप्रैल में होनी चाहिए थी। आपने कब कर ली? मार्च में। बहुत ही उठापटक कर दी कि नहीं करते? प्रॉफिट भी गलत आएगा कि नहीं आएगा? Which account we need to open now? P&L adjustment. चलो open the P&L adjustment account. ये जो 6 लाख का प्रॉफिट है, ये P&L अकाउंट निकालकर बंद हो चुका होगा। अपने को उस P&L से पैसा निकालकर कहां डाल देना चाहिए? P&L एडजस्टमेंट में, बाय नेट प्रॉफिट। हाउ मच? 6 लाख। एक बात मानोगे मेरी? जस्ट फॉरगेट वी आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर ऑफ इन्वेंट्री। आ जाओ हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हैं ये मानते हुए, ठीक है? नॉर्मल एंट्री बोलिएगा फाइनल अकाउंट बनाने से पहले क्या होगी? अगर फिक्चर्स एंड फिटिंग्स को खरीदना था और गलती से फिक्चर्स एंड फिटिंग्स के बजाय परचेज को डेबिट कर दिया, गिव मी द नॉर्मल रेक्टिफिकेशन। आप बोले फिक्चर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, बिल्कुल सही। मैंने कहा बेटा मुझे यही एरर फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद पता चले, तो fixtures and fittings account debit to P&L adjustment. Can you watch P&L adjustment here? By fixtures. अच्छा देखो एंट्री से तो समझ आ ही गया होगा, लॉजिकली बता दूंगा अभी। बाय fixtures and fittings. How much? 15,000। ये 6 लाख का प्रॉफिट अब कितना हो गया? होना भी चाहिए था। पिछली बार खरीदा क्या था? फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। तुमने बे मतलब क्या मान लिया था? परचेज। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में चला गया होगा, ज्यादा चला गया होगा, जीपी कम हो गया होगा, जीपी कम हो गया होगा, एनपी कम हो गया होगा। वही प्रॉफिट जो कम हो गया था उसे इंक्रीज करके ठीक कर दिया कि नहीं कर दिया? वेरी नाइस। पॉइंट नंबर 2, मैंने कहा यार मैंने 40,000 रुपए का माल फ्री सैंपल में बांट दिया है, एंट्री नहीं करी मैंने। अगर फाइनल अकाउंट्स नहीं बने हो तो फ्री सैंपल पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है? फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री होती है ना। मैंने कहा मैं तो एंट्री नहीं करा, तो कर दे यार, अब कर दे। कर देता हूं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन आपने बोला सर क्या बन चुके हैं? फाइनल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, रिप्लेस इट बाय परचेज अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट, रिप्लेस इट बाय P&L एडजस्टमेंट। एंट्री बोलो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। दोबारा बोलो एक एंट्री बोल दी, एक भी क्रेडिट हो गया, एक भी क्या हो गया? डेबिट हो गया। एंट्री पास होगी क्या? लेकिन हम लोग कौन है? स्टूडेंट। हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको इफेक्ट तो दिखाना पड़ेगा ना कि 40 का तुमने क्या किया। एक बार P&L एडजस्टमेंट क्या कर रहे हो? क्रेडिट। एक बार क्या कर रहे हो? डेबिट। तो अभी क्या कर दो, ये भी लुका छुपी खेलता है क्या? एक बार 40,000 क्या कर दे जी? क्रेडिट। लिखो पहले क्रेडिट एक बार 40,000 रुपए, और एक बार 40,000 रुपए क्या कर दो? अरे मार्क्स लेने हैं कि नहीं लेने? ऐसे बोल के आ जाओगे क्या नो इफेक्ट? P&L एडजस्टमेंट बना के आना पड़ेगा। अब ये 40,000 रुपए किसकी जगह आ रहे थे P&L एडजस्टमेंट में? परचेज की जगह। किसकी जगह आ रहे थे? तुमने एंट्री बोली थी एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। एडवर्टाइजमेंट डेबिट में क्या आया? P&L एडजस्टमेंट। परचेज में क्रेडिट में क्या आया? P&L। तो ये जो क्रेडिट आया है P&L एडजस्टमेंट, ये किसके प्लेस पर आया है? परचेज के प्लेस में। एम आई क्लियर? लिखो
बाय परचेजेस। ये 40,000 क्यों आए? परचेज की जगह पर आए। क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट टू, लिखो मैं ट्रांसफर एंट्री नहीं कर रहा हूं, रिलेशन दे रहा हूं कि ये 40,000 इसलिए क्योंकि परचेज कम नहीं हुआ था, तो परचेज को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? पी एंड एल एडजस्टमेंट से। मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आई एम नॉट ट्रांसफरिंग द एंट्री, दिस इज फॉर द रेफरेंस। अरे समझ गया क्या तेरे? नहीं एंट्री नहीं बनाई, रेफरेंस दिया है कि एक बार पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जो परचेज मुझे कम करना चाहिए था वो मैंने कम नहीं किया। डेबिट इसलिए कर रहा हूं कि जो मुझे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बुक्स में लाना चाहिए था वो मैं लेकर नहीं आया। एंट्री नहीं बनाई बेटा, रेफरेंस दिया है मैंने, तो एंट्री तो बनी नहीं रही ना। वरना अगर एंट्री बनाने जाऊंगा तो ना डेबिट में कुछ आएगा और ना ही क्रेडिट में कुछ आएगा। ये ऐसे बोल रहा है कि सर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज में आपको एडवर्टाइजमेंट हटाकर, चलो सपोज परचेज आप नहीं हटाते तो क्या एंट्री होती? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ये बोल रहा है डेबिट पे टू परचेज लिखो, कैसे लिख दूंगा टू परचेज? पी एंड एल एडजस्टमेंट किसकी जगह पर आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट की जगह पर आ रहा है डेबिट में, और क्रेडिट में क्यों आ रहा है? परचेज की जगह आ रहा है। ये एंट्री नहीं बनाई, रेफरेंस दे रहा हूं मैं, एंट्री तो बनेगी नहीं बेटे, समझ गए? चलो फटाफट पॉइंट नंबर 3। हाँ जी, 2,50,000 रुपए का गुड्स है तो हमारा, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं आया। पिछली बार जब इस हनुमान ने क्या बनाया होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया होगा? तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा है? इसमें इसको 2,50,000 प्लस करके दिखाना चाहिए था ना, स्टॉक इन ट्रांजिट बोल के, लेकिन इसने तो कोई एंट्री ही पास। तो हनुमान ने कितना ही दिखा रखा था, बुक वैल्यू भी गलत था कि नहीं था? आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट को और भी क्रेडिट करना चाहिए था। एंट्री करते तो क्या करते बोलो? स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग। एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए याद है कुछ याद आ जाए तो आ ही जाएगा। कौन सा चैप्टर खोल लिया मैंने? कंसाइनमेंट। कुछ याद आएगा? आएगा आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7। It is found that have been lost in transit and still in transit। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू में इन ट्रांजिट आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर मैं 1,05,000 हटा दूं, 1,05,000 हटा दूं तो क्लोजिंग स्टॉक 264 की बजाय कितना आएगा? 159। तो क्या प्रॉफिट 1,17,000 आएगा? क्या प्रॉफिट आएगा? 12,000। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? और जैसे ही 1,05,000 ऐड कर दूंगा, प्रॉफिट 12,000 वाला 1,05,000 से बढ़कर 1,17,000 आ जाएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गई आपको मेरी बात? एंट्री बोलिए, स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन से ईयर का? करंट ईयर का या पिछले साल का? ट्रेडिंग अकाउंट लिखूं या पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखूं? लिखो बाय। कितना रुपीस? 2,50,000। फटाफट लिख लिया बेटा? हाँ जी। पॉइंट नंबर 4। अभी हम रेक्टिफिकेशन कौन से ईयर में कर रहे हैं? 2020 या 2021 या 19-20? 19-20। 20-21 का 20-21 में देखेंगे। हमने कौन से मंथ में ही गुड्स बेच दिया था? कब बेचा था? मार्च में। डिलीवर भी कब कर दिया था? लेकिन अपन ने एंट्री कौन से महीने में लेने की बजाय कौन से महीने में ले ली? मार्च की बजाय, अरे अप्रैल का छोड़ो, मार्च में एंट्री होनी चाहिए थी ना। होती तो क्या करते? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स किए होते ना फटाफट। हमने नहीं करी, अब कर दो एंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट बाय। कितना रुपीस? 2 लाख। अच्छा अप्रैल में भी सेल हो गई क्या? एंट्री हो गई क्या? अप्रैल में क्या हो गई होगी? कस्टमर टू सेल, रिवर्स एंट्री करके सेल्स टू कस्टमर करके कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई?
पक्का? अप्रैल में जो बेमतलब एंट्री हो गई कस्टमर टू सेल, उसके रिवर्स एंट्री करके सेल्स टू कस्टमर का गायब कर दिया होगा। कस्टमर एक ही बार डेबिट होना चाहिए था ना, वो भी कौन से महीने में? मार्च में। नहीं हुआ, आज कर दो कस्टमर डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। बात समझ में आ गई बेटा? आगे now goods costing 75,000 were sent on sale or return in March 2020 which was taken as sale for the month of March। जब कस्टमर को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजते हैं तो गुड्स एंट्री करते हैं ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल, और जब फाइनल अकाउंट्स बनाने की डेट तक कस्टमर ना हाँ बोलता और ना ही ना बोलता तो दो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। जो सेल्स की एंट्री मान रखी थी उसे रिवर्स कर देते हैं और इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग कर देते हैं। समझ गए? पहले सेल्स के कैंसिलेशन की एंट्री बोलो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। वी शुड नॉट फॉरगेट फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, सेल्स को रिप्लेस करो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, टू ट्रेड रिसीवेबल। कितना रुपीस? 1 लाख। सही बोल रहा हूं क्या मैं एकदम कि ये 1 लाख आया कैसे? 75,000 तो कॉस्ट थी, उसका 33.33% ऐड किया तो 25,000 का प्रॉफिट आया। 75 प्लस 25 बराबर 1 लाख। बात समझ में आ गई? दूसरी एंट्री कौन सी बोलते हो? इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को हटाओ, क्या लेकर आओ? P&L एडजस्टमेंट बाय इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न। कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, डेबिट कितना किया? 1 लाख। क्रेडिट कितना किया? तो नेट में प्रॉफिट को 25,000 से कम किया ना, कम होना भी चाहिए था। तुमने पिछली बार 75,000 रुपए की कॉस्ट को 1 लाख में बेचकर बुक्स में 25 का प्रॉफिट भी तो बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था? तो जितना बढ़ाया था वही रिड्यूस कर दिया कि नहीं कर दिया? एम आई क्लियर? क्या सभी पंचायती खत्म हो गई इधर? यस सर। नाउ गिव मी द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। 11,80,000। नाउ डेबिट के 1,40,000 लेस करो। P&L एडजस्टमेंट के बैलेंस को किधर ट्रांसफर कर देते हैं? याद है क्या आपको? कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। दिस इज योर आंसर एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। योर चैप्टर इन्वेंट्री इज ओवर। होमवर्क में जो दिया था पक्का किया हुआ है ना? कभी मूड आया तो कॉपी चेक कर लूंगा तुम्हारी मैं। ओके, घर जाके इस वाले क्वेश्चन को एक बार रिकॉर्डिंग चलाकर वापस देखना है ना? पक्का समझ आ गया? कल से आपका फेवरेट टॉपिक शुरू करेंगे, पार्टनरशिप। ठीक है, चलो।